हे गाइस, वेलकम टू द बी नर्ड। तो यार सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल वालों ने दो बड़ी बड़ी मूवीज अनाउंस की थी। एक तो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और दूसरी अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। और अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में हमें कैंग द कॉन्करर की स्टोरी को दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये हमें एंड मैन द क्वांटमेनियम में देखने को मिलेगा। और जिसके एक वेरिएंट को हमने ऑलरेडी लोकी सीजन 1 में भी देखा था, ही हू रिमेन्स के नाम से। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कैरेक्टर के ओरिजिन के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये है कौन, ये कहाँ से आया है और इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या क्या हैं और इसका आगे एमसीयू में क्या रोल होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसकी स्टोरी में 90% से भी ज़्यादा टाइम ट्रैवल है। तो पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनना, क्योंकि जहाँ टाइम ट्रैवल हो वहाँ कन्फ्यूजन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आपको कैंग द कॉन्करर के ओरिजिन के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो यार अगर आपको ऐसा लगता है कि कैंग द कॉन्करर कोई एलियन है या फिर इसके पास कोई सुपर पावर है, तो नहीं, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है जिसका नाम होता है नथानियल रिचर्ड्स। और जैसा कि इसका नाम का टाइटल रीड रिचर्ड्स से मिलता जुलता है, तो हाँ, ये रीड रिचर्ड्स का डिसेंडेंट हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि बहुत बार ये बताया गया है कि ये डॉक्टर डूम का भी डिसेंडेंट हो सकता है। बाय द वे, इसकी स्टोरी की शुरुआत होती है 31st सेंचुरी में, यानी कि आज से 1000 साल आगे फ्यूचर में। और ये दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक वॉर चल रही होती है। और इसी के दौरान नथानियल रिचर्ड्स एक टाइम ट्रैवल मशीन के बारे में पता लगाता है, जिसका इस्तेमाल करके वो पास्ट के इजिप्ट में चला जाता है और वहाँ के कमजोर लोगों को देखकर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन पर रूल करने लगता है और अपना नाम रख लेता है फेरो रामाटट। और कई सालों तक रूल करने के बाद उसका सामना होता है फैंटास्टिक फोर से, जो कि फ्यूचर से आए हुए होते हैं पास्ट में, जिससे बुरी तरह से हारने के बाद नथानियल वहां से टाइम ट्रैवल करके अपने टाइम में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक टाइम स्टॉर्म के चलते करंट टाइम में आ जाता है, यानी कि अवेंजर्स वाले टाइमलाइन में। और यहाँ पर रामाटट मिलता है डॉक्टर डूम से, और उसी से इंस्पायर होकर वो अपना एक नया सूट बनाता है और बनता है स्कारलेट सेंचुरियन। और हाँ, मैं आपको ये याद दिला दूं कि अभी तक ये कैंग द कॉन्करर नहीं बना है, और इस टाइमलाइन में भी वो अवेंजर्स से बुरी तरह से हारता है और फिर से वो टाइम ट्रैवल करके अपने टाइमलाइन में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से पहुंच जाता है 40th सेंचुरी में, यानी कि अपने टाइम से 1000 साल आगे फ्यूचर में। और वहां जाने के बाद वो देखता है कि पूरे अर्थ में वॉर छिड़ी हुई है, और उस टाइम के लोग जो वेपन्स यूज कर रहे थे वो थे तो एडवांस्ड वेपन्स, लेकिन वो पास्ट के वेपन्स थे, और इसलिए 40th सेंचुरी के लोग उस वेपन्स को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे थे। तो रामाटट बोलता है कि ये तो मेरे लिए खिलौने हैं, क्योंकि वो पास्ट में इन वेपन्स का यूज कर चुका था। उसके बाद रामाटट इन वेपन्स और इन टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने लिए एक बहुत ही एडवांस्ड आर्मर बनाता है और खुद को अपग्रेड करता है, और 40th सेंचुरी के पूरे अर्थ को कॉन्कर कर लेता है, और यहीं पे वो बनता है कैंग द कॉन्करर। तो आपको लगता होगा कि ये तो सिंपल स्टोरी है, इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? तो अभी तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन कंफ्यूजन अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये इतना बड़ा तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ है कि यहाँ नहीं रुकता। पूरा का पूरा अर्थ कॉन्कर करने के बाद वो कई सारे प्लैनेट्स को भी कॉन्कर करता है, यहाँ तक कि वो पूरे गैलेक्सी को कॉन्कर कर लेता है। लेकिन यहाँ भी इसकी भूख नहीं मिटती, ये फिर से टाइम ट्रैवल करके मॉडर्न एज में जाता है, यानी कि अपने अवेंजर वाले टाइमलाइन में, और इस वाले टाइम को भी कॉन्कर करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे तैसे करके अवेंजर्स कैंग को हरा देते हैं और उसे वापस भेज देते हैं। और अब यहाँ से कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब कैंग जब जब भी टाइम ट्रैवल करेगा वो अपना एक नया वेरिएंट बना लेगा, यानी कि वो अब जिस जिस भी टाइमलाइन में जाएगा उसका एक नया वेरिएंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से बात करेंगे। ऑल्दो अवेंजर्स से बुरी तरह से हारने के बाद कैंग फिर से टाइम ट्रैवल करता है और 20th सेंचुरी में जाता है, एंड वहाँ जाने के बाद वो एक टाइमली नाम का खुद का एक सिटी स्टैब्लिश कर लेता है। इसी के साथ ही साथ वो उस शहर का मेयर बन जाता है एंड अपना नाम रख लेता है विक्टर टाइमली। एंड यहाँ भी बोर हो जाने के बाद वो फिर से टाइम ट्रैवल करके 40th सेंचुरी में जाता है। मतलब देख रहे हो ये बंदा कितना टाइम ट्रैवल कर रहा है। और यहाँ पे उसकी मुलाकात सबसे पहली बार रेवोना रेंसलेयर से होती है, जो आगे चलकर कैंग की लव इंटरेस्ट बनने वाली है। ऑल्दो इसकी स्टोरी तो बहुत लंबी है। कैंग रेवोना को इम्प्रेस करने के लिए अवेंजर्स को इस टाइम में लेकर आता है और उन्हें हरा कर रेवोना को इम्प्रेस करता है। देख रहे हो कैसे इम्प्रेस किया जा रहा है, और एक तुम लोग बोलते हो कि मानती ही नहीं है। ऐसे इम्प्रेस करो तब मानेगी वो, नहीं तो जिंदगी भर सिंगल रहना होगा। जोक्स अपार्ट, रेवोना वाली स्टोरी को अलग रखते हैं। और अब क्योंकि कैंग इतना ज़्यादा टाइम ट्रैवल कर चुका है कि मार्वल कॉमिक्स में इसके कई सारे वेरिएंट्स एग्जिस्ट करने लगते हैं, यानी कि कैंग जिस जिस भी टाइमलाइन में टाइम ट्रैवल करता है तो उस टाइमलाइन में कैंग का एक नया वेरिएंट एग्जिस्ट करने लगता है। और इसी के चलते काउंसिल ऑफ कैंग्स का इन्वेंशन होता है, यानी कि एक ऐसी काउंसिल जिसमें कई सारे कैंग्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसी चीज़ को लोकी सीजन 1 में ही हू रिमेन्स भी समझा रहा था। तो इस पूरे काउंसिल में एक कैंग ऐसा होता है जो खुद को प्राइम कैंग का नाम देता है, और वो प्राइम कैंग दो अलग अलग कैंग के साथ मिलकर जितने भी और अदर कैंग्स एग्जिस्ट करते थे उन सबको मार देता है, और आखिर में सिर्फ ये तीनों कैंग्स ही बचते हैं। और जो प्राइम कैंग होता है वो इन दोनों कैंग्स को भी मारने की कोशिश करता है, जिसमें से वो एक को मार भी देता है। ऑल्दो इसके बाद भी बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन इसकी स्टोरी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इमोर्टस आता है जो कैंग का ही फ्यूचरिस्टिक वर्जन होता है, फिर वो आगे चलकर टाइम कीपर से मिलता है, और भी बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन जो स्टोरी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया।
तो अब बात कर लेते हैं कैंग के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, ये फुल्ली डिपेंडेंट है अपने फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे और अपने फ्यूचरिस्टिक आर्मर पे। वो अपनी इस आर्मर की हेल्प से अपनी स्ट्रेंथ को इन्हांस कर सकता है, यहाँ तक कि वो इस आर्मर की हेल्प से 5 टन तक के वेट को लिफ्ट कर सकता है और ये अपने आर्मर के आसपास एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है जो कि न्यूक्लियर स्ट्राइक तक को डिफेंड कर सकता है। और तो और इसके आर्मर में एंटी ग्रेविटी डिवाइसेस है, वीडियो कम्युनिकेटर है, यहाँ तक कि अपने आर्मर की हेल्प से ही टाइम ट्रैवल कर सकता है। इसके साथ ही साथ इसके आर्मर में कई तरह के वेपन्स हैं जिसका इस्तेमाल करके ये बड़े बड़े सुपर हीरोज को भी ओवरपावर्ड कर सकता है। तो गाइस ये थी कैंग द कॉन्करर की ओरिजिन स्टोरी और इसके पावर्स एंड एबिलिटीज। और अगर बात करें कि एमसीयू में इसका क्या रोल होने वाला है, तो जैसे कि पूरे इन्फिनिटी सागा में थैनोस का रोल था, तो वैसे ये पूरे मल्टीवर्स सागा में कैंग द कॉन्करर का ही रोल होने वाला है। मतलब ये भी अब एमसीयू में थैनोस के लेवल का विलेन होने वाला है। और क्योंकि अब कैंग एमसीयू में आ चुका है तो अब हमें टाइम ट्रैवल और मल्टीपल टाइम लेंस भर भर के देखने को मिलेगी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एंड-मैन एंड द क्वांटमेनियम में कैंग का सिर्फ कैमियो देखने को मिलेगा और उसका मेन अपीयरेंस हमें अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलेगा। तो यार अब जो भी होगा ये तो हमें एंड-मैन एंड द क्वांटमेनियम में पता चल ही जाएगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको कैंग द कॉन्करर की स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इस टाइप की वीडियोस लाते रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।